अभी तक हम देख चुके हैं चैप्टर में कि विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हमने देखा आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये चीज पढ़ी थी अपन ने ना। उसको कर विद्युत धारा को काय में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। उसकी इकाई क्या है, एम्पियर में। किस यंत्र से नापते हैं, तो अमीटर से नापते हैं, है ना। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये अपन ने देख लिया था। फिर उसके बाद विभवांतर के बारे में बात करी थी कि विभवांतर क्या होता है। तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं, और दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, याद रखिएगा ये बात, है ना। आई का फॉर्मूला क्या था, एक बार फिर से मैं आपको जो है वो लिख के बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लिक हो जाए। जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो आपके जो चीज हम पढ़ चुके हैं वही बोल रहा हूँ मैं। पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होती है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है यहाँ पर, क्यू आवेश होता है, और टी क्या होता है, समय काय में होता है। आवेश कूलाम में नापा जाता है और समय काय में नापा जाता है, सेकंड में, है ना। और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई जो है वो एम्पियर होती है, एम्पियर, एम्पियर, है ना। और किस यंत्र से इसको नापा जाता है, तो अमीटर से नापा जाता है। ये करंट के बारे में देखा था हमने। और अमीटर किस क्रम में जोड़ते हैं, तो अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमने देखा था वो देखा था विभव। विभव किसको बोलते हैं, अनंत से किसी विद्युत आवेश को विद्युत परिपथ में लाने तक किए गए कार्य को हम विभव बोलते थे, है ना। और दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर V बराबर से क्या हो जाएगा, V बराबर से हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, आवेश, है ना। वर्क डन मतलब कि किया गया कार्य, आवेश मतलब कि कूलम। आवेश का वर्क, कार्य, कार्य की इकाई क्या है, कार्य की इकाई जूल है, अपन 9th क्लास में पढ़ा है, जूल है। और क्यू यानी कि आवेश की इकाई क्या है, कूलम है, तो जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं ना। एम्पियर को हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर को बोल सकते हैं कूलम पर सेकेंड, एम्पियर को हम बोल सकते हैं कूलम पर सेकेंड। बिल्कुल, इकाइयों के बारे में चर्चा हो रही है, इकाई के बारे में। और जूल पर कूलम को हम बोल सकते हैं वोल्ट, वोल्ट, है ना। तो विभवांतर को काय में नापते हैं, इसकी इकाई क्या है विभवांतर की, वोल्ट में नापते हैं। और किस यंत्र से नापते हैं, तो वोल्ट मीटर से नापते हैं। किससे, वोल्ट मीटर से नापते हैं, है ना। वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में। आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ चुके हो आप, है ना। हालांकि मेरे को नहीं लगता आपको समझ में आया होगा पहली बार में, लेकिन फिर भी पढ़ तो चुके हैं अपन कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। कम से कम इतना तो पता है, पर मैं बात करता हूँ अभी श्रेणी क्रम समांतर क्रम की। ये पढ़ चुके हैं हम, पहले करंट पढ़ा, फिर वोल्टेज पढ़ा, फिर उसके बाद इन दोनों में संबंध, किस किस के बीच संबंध, आई और वी के बीच में संबंध बताया किसने, ओम नामक वैज्ञानिक ने। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला V जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ऐसे बनता है, V प्रोपोर्शनल होता है काय के, I के। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज किया, V इक्वल्स टू आ गया RI। यहाँ फिर R का जन्म हुआ, नया R आ गया। R क्या होता है, R जो है वो प्रतिरोध होता है, किसी भी तार का प्रतिरोध होता है। तो फिर उसके बाद हमने देखा ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, पूरा एक लेक्चर अपन ने इसी पे देखा था कि यदि तार की लंबाई बढ़ा दो, लंबाई बढ़ा दो तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ये चीज देखी थी अपन ने। लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। चौड़ाई अगर बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। चौड़ाई मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया, एरिया मतलब कि ए। और जब बोल रहे हैं उल्टा, उल्टा हो रहा है, एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। जब उल्टा संबंध है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 1/a लिखेंगे। उसके बाद बोलेंगे तीसरी चीज देखी थी कि अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने चालक तारों का प्रतिरोध भी अलग अलग होता है, इसके लिए कोई संबंध नहीं देखा था। फिर उसके बाद देखा था तापमान पर, यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाता है। अर्थात क्या होता है, चालक तार का प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे अपन ने। उसके बाद देखा अपन ने श्रेणी, उसके बाद विद्युत परिपथ देखा, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह देखे कि प्रतिरोध को जो है वो ऐसे दिखाते हैं। फिर उसके बाद अमीटर को जो है वो कुछ ऐसा दिखाते हैं, गोला बना देते हैं और बीच में ए लिख देते हैं। ये नहीं, इस पे ध्यान मत देना आप, है ना। गोला बनाते हैं और लिख देते हैं, एक गोला बनाते हैं और बी लिख देते हैं, तो वोल्ट मीटर का हो जाता है। अगर कुंजी बनाना है मुझे तो ऐसा बटन दबाऊंगा मैं, ऐसा कर दूंगा। या फिर खुली कुंजी ऐसे ही बनाई जा सकती है, बीच में डॉट नहीं लगाना है आपको। बंद कुंजी कैसे बनाना है, ऐसी बंद कुंजी को कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऐसे दो डॉट बना देना है और उसको कर देना है। ऐसी बंद कुंजी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसा भी दिखा सकते हैं, है ना। बल्ब को कैसे दिखाते हैं, बल्ब को जो है वो ऐसा एम बनाते हैं गोलाई में और उसको ऐसा कर देते हैं ना, इसको ऐसा कर देते हैं, बल्ब ऐसा बनता है।
तो उसके बाद अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी बड़ा डंडा छोटा डंडा बड़ा डंडा छोटा डंडा ऐसा बनाते हैं, है ना, इनको बीच से जोड़ भी सकते हो आप। ये बैटरी सेल बनाने का बोला तो सेल जो है वो एक डंडा बड़ा एक डंडा छोटा और ऐसे करते। बड़ा डंडा किसको दिखाता है, पॉजिटिव को दिखाता है, छोटा डंडा किसको दिखाता है, नेगेटिव को दिखाता है। ये देखा था। फिर उसके बाद देखा था अपन ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जैसे मान लो 3 प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम मतलब क्या हो जाता है, वो एक के बाद एक जुड़े हुए, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम, एक के बाद एक ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा था कि समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, 3 प्रतिरोध एक एक के साथ एक ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। वो श्रेणी क्रम था और ये कौन सा है, समांतर क्रम। समांतर क्रम को और किस नाम से जानते हैं, पार्श्व क्रम के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये श्रेणी क्रम कहलाता है, ये समांतर क्रम कहलाता है। तो अमीटर कभी हमेशा जो है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, मतलब कि ऐसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर अमीटर लगाना है मुझे तो ये अमीटर ऐसे लगा दूंगा और ऐसे लगा दूंगा। अगर इस सर्किट में मुझे मान लो यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है, वोल्ट मीटर में कैसे लगाऊंगा, यहाँ पर लगाऊंगा। ये वोल्ट मीटर काय में लग गया, समांतर क्रम में लग गया, ऐसे लगाऊंगा वोल्ट, है ना। श्रेणी क्रम में लगाना है कोई सा चीज तो क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर मिटाऊंगा। अगर वोल्ट मीटर मेरे को श्रेणी क्रम में लगाना है, हालांकि लगाएंगे नहीं हम, शॉर्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर का श्रेणी क्रम में लगाना है तो मैं इसको यहाँ से मिटा दूंगा, इसको जैसे मान लो यहाँ से मैंने मिटा दिया और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर कायम है श्रेणी क्रम में, लेकिन यहाँ पर जो है वो धमाका होगा और वोल्ट मीटर जो है वो जल जाएगा, है ना। इसलिए वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा कहाँ लगाया जाता है, समांतर क्रम में यहाँ पर लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है उसका भी रीजन है। वो रीजन मैंने बताया था, मैं आपको तब दूंगा जब आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ चुके होंगे। अब वो रीजन दे रहा हूँ मैं, अमीटर को हम श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं। उसका रीजन ये है कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, इसके जाहिर सी बात है, कोई भी देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, कोई भी बिजली की चीज होती है यदि, तो वो तार से मिलकर बनी हुई होगी और हर एक तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होता है। जाहिर सी बात है, लगभग ज्यादा जितनी भी चीजें तार से बनी हुई है उनमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध, चलो छोड़ो तार के तो छोड़ो, कोई भी चीज अगर बिजली की है, कोई भी चीज यदि बिजली की है, बिजली से चल रही है, यदि वो बिजली के कारण से काम कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ही, 100% कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, है ना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ धातु से तो मिलकर बनी हुई है। बल्ब, उसका भी प्रतिरोध होगा। मोबाइल का चार्जर, उसका भी प्रतिरोध होगा। मोबाइल खुद, उसका भी प्रतिरोध होगा। कीबोर्ड की बात कर लो तो कीबोर्ड का प्रतिरोध होगा। माउस की बात करो तो माउस का प्रतिरोध होगा। लैपटॉप का होगा, मोटर का होगा, पंखे का होगा, टीवी का होगा, गीजर का होगा, प्रेस का होगा, मिक्सर ग्राइंडर का, जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर वो भी बेचारे विद्युत से ही चल रहे हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। अब बात ये कर रहे हैं क्या कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, और होगा तो कितना होगा। तो अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। अमीटर, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। 0 मतलब कि 0। आदर्श अमीटर, अब जाहिर सी बात है 0 बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन लगभग लगभग 0 होता है। 0 पॉइंट में 0.001 ऐसा कुछ आता है, लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी बोले तो अनंत। अब अनंत बनाया जा सकता है क्या प्रतिरोध, नहीं, लेकिन अनंत का मतलब क्या है, फिर इधर जब बनाया नहीं जा सकता तो उसका प्रतिरोध जो है बहुत ज्यादा रखा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1000, जैसे ऐसा 100 के का मतलब क्या होता है समझते हो आप लोग, के जैसे मान लो मैंने कई बार आपने सुना होगा 20 के, किसी को पता है, बता 20 के, 20,000 20,000 हजार 3 के 20,000 बिल्कुल 1000 होता है ना। तो 2020 को अगर मैं लिखूं तो 20 जैसे 2000 लिखना है मेरे को, तो मैं उसको लिख सकता हूँ, 20,000 लिखना है यदि तो मैं लिख सकता हूँ 20 के, है ना। अगर 2000 लिखना है तो मैं लिख दूंगा 2 के, है ना। तो के मतलब क्या हो जाता है 1000। तो यहाँ पर अनंत का जो, यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान होगा, प्रतिरोध काय में नापे जाते हैं, ओम में नापे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिरोध का मान रखा जाता है वो 100 के ओम तक रखे जाते हैं। इतने ज्यादा रखे जाते हैं कि आसानी से जो है वो अनंत के श्रेणी में आ जाए, अनंत की श्रेणी में आ जाए, है ना। इन्फिनिटी नहीं रख सकते हम, लेकिन बहुत ज्यादा मान रख देते हैं। अच्छा भैया क्यों रख देते हैं, तो उसके पीछे रीजन है इसकी वर्किंग, अमीटर और वोल्ट मीटर की वर्किंग। अब देखना, अमीटर और वोल्ट मीटर, मैं पूरी वर्किंग तो नहीं बता सकता, जाहिर सी बात है,
है ना। एक बार मैं आपको अमीटर की वर्किंग बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज रहे कि अमीटर कैसे काम कर रहा है। ये वर्किंग जो है वो आप 12th क्लास में जहां तक है फिर से आएगी। यहाँ पर ये अमीटर, अब देखना मैं अमीटर के लिए क्या बोल रहा हूँ, मैं अमीटर के लिए ये बोल रहा हूँ कि अमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा। वो प्रतिरोध को मैंने प्रतिरोध के साइन से बना दिया कि भैया कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा। प्रतिरोध मतलब दो तार, एक इधर से तार कनेक्ट कर दिया, एक इधर से तार कनेक्ट। अब देखना विद्युत धारा इसमें से बह रही है, विद्युत धारा बह रही है। अब इसका प्रतिरोध, इसको समझने से पहले मैं बता रहा हूँ इसको आपको, एक बात समझ लो। यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, शायद मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लेकिन एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अमीटर वोल्टमीटर पढ़ने के लिए वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध हैं, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। क्योंकि आप प्रतिरोध पढ़ चुके हो तो अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, मान लीजिए 9 वोल्ट की बैटरी है, और बैटरी से कितना करंट जा रहा है, मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब यहाँ पर जो प्रतिरोध है, ये वाला जो प्रतिरोध है वो 10 ओम का है। कितना? 10 ओम का। और ये वाला प्रतिरोध जो है वो 100 ओम का है। कौन सा प्रतिरोध ज्यादा है? ऊपर वाला। आप मुझे अंदाजे से बताओ, अंदाजे से बताओ ये 1 एम्पियर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, 100 के में से जाएगा, या 10 के में से जाएगा? बताओ कौन से रेजिस्टेंस से जाना पसंद करेगा? इसके पास दो रास्ते हैं, इस करंट धारा के पास दो रास्ते हैं, या तो इस रास्ते पे जा सकता है ये, या इस रास्ते पे जा रहा है। बताओ, या फिर बोलो कि हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा बताओ? ये 1 एम्पियर करंट इधर जाएगा कि इधर जाएगा, या फिर आधा आधा हो जाएगा? बताओ, थोड़ा सा लॉजिक से खुद ही आंसर दो। दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा। हाँ चलो, और कोई? ये 10 ओम में जाएगा। 10 ओम में जाएगा। लक्ष्मी कुछ लॉजिक दे सकती हो? नहीं। प्रिंस आपको क्या लगता है कौन सा रेजिस्टेंस से जाएगा, कौन से प्रतिरोध से जाएगा? दोनों साइड से जाएगा शायद। दोनों साइड से जाएगा। चलो यहाँ पर एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूँ। वो चीज आपको याद रखना है हमेशा, जब तक आप इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हो, 12th क्लास में फिर से काम आएगा। वो क्या बता रहा हूँ मैं, वो आपको बता रहा हूँ लिखकर। करंट ऑलवेज, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा अच्छा रहेगा बोलना, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो विथ लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस, जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो हमेशा हमेशा जो है वो लीस्ट रेजिस्टेंस होता है। लीस्ट मतलब कि कम प्रतिरोध, कम प्रतिरोध। हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है? कम प्रतिरोध की तरफ होता है, कम प्रतिरोध से की ओर से जा रही होती है। तो आपको यहाँ पर जब इसके पास दो ऑप्शन रहेंगे जाने के लिए कि ये 100 ओम से जाए या 10 के से जाए, तो ये 1 एम्पियर का करंट पूरा के पूरा 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस से जा रहा होगा, ये इसकी तरफ जाएगा ही नहीं। क्योंकि हमेशा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट लो रेजिस्टिव पाथ तय करती है। लो रेजिस्टिव, यहाँ पर मैंने लीस्ट लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। अरे रुक जाना, क्या है यार? बता रहे ना गेम कि वो मतलब विद्युत धारा हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ तय करती है। लो रेजिस्टिव, लो रेजिस्टिव मतलब कि जिस प्रतिरोध का मान कम होगा, हमेशा विद्युत धारा वही पाथ तय करेगी, वही परिपथ से जाएगी। तो यहाँ पर विद्युत धारा किस परिपथ से जाएगी? जिसका प्रतिरोध कम है, जो कि है 10 ओम, है ना। तो इस विद्युत धारा को इधर से ही जाएगी, ये यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर आपको करंट मिलेगा, इस ब्रांच में करंट मिलेगा, लेकिन 100 ओम की जगह उसको, उसके पास नॉलेज रहता है, उसके पास दिमाग रहता है, वो यहाँ से ना जाकर इस 10 ओम के रेजिस्टेंस से जाना पसंद करेगी। ऐसा होता है हमेशा, इसको याद रखिएगा। विद्युत धारा हमेशा कौन सा पाथ तय करती है? लो रेजिस्टिव पाथ तय करती है। विद्युत धारा हमेशा कौन सा पाथ, पाथ मतलब रास्ता, कौन सा रास्ता चूज करती है? लो रेजिस्टिव पाथ चूज करती है। कौन? विद्युत धारा। तो इसको याद रखिएगा, विद्युत धारा हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ तय करती है। अच्छा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर अमीटर की बात करें हम, तो इसका प्रतिरोध, अब ये प्रतिरोध बिल्कुल इसके साथ में लगा हुआ है, मतलब अब अमीटर काय में जोड़ते हैं अपन? श्रेणी क्रम में। तो विद्युत धारा यहाँ से आएगी और इस रेजिस्टेंस से होकर जा रही होगी। अब इसका रेजिस्टेंस अगर थोड़ा बहुत भी ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत भी ज्यादा होगा, और तो क्या
तो क्या हो जाएगी, विद्युत धारा अपना मार्ग बदल लेगी और कहीं से नहीं जाएगी। इसके कारण से इसका प्रतिरोध कितना रखा जाता है, 0 के करीब रखा जाता है, 0 के करीब रखा जाता है। किसका, अमीटर का। जिसके कारण से विद्युत धारा इसमें से होकर गुजरे, इसमें से होकर गुजरे, और ये क्या बता पाए, विद्युत धारा का मान बता पाए, आई का मान कितना है वो बता पाए। इसलिए इसका प्रतिरोध कितना रखा जाता है, अमीटर का, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना रखा जाता है, 0 रखा जाता है, 0 रखा जाता है। अच्छा, वोल्ट, उसके वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है, कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब आप क्या कर रहे हो, वोल्ट मीटर से आप इसका वोल्टेज पता कर रहे हो, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता कर रहे हो। अब देखना, ये मान लीजिए 10 ओम का जो है वो कोई सी युक्ति लगी हुई है, इसमें फिर से वही 5 एम्पियर के करंट बह रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट बह रहा है। अब इस करंट के पास जाने के लिए 2 रास्ते होंगे, या तो ये जो है वो इधर से चले जाए या इधर चले जाए। अब दिक्कत ये होगी, अगर इसका प्रतिरोध इससे कम हो जाए, 10 ओम से कम हो जाए अगर इसका प्रतिरोध, तो विद्युत धारा किस में से जाएगी, इसमें से होकर जाएगी, इसमें से होकर चली जाएगी। जबकि हमको भेजना किस में से, इसमें से भेजना, तब तो वोल्टेज पता लगा पाएंगे। इसलिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो इंफिनिटी रखा जाता है, अधिकतम रखा जाता है, मैक्सिमम रखा जाता है, जिसके कारण से करंट इस वाली ब्रांच में जाए ही ना वो, है ना। इसलिए करंट क्या जाएगी, इसमें ना जाकर दूसरी वाली ब्रांच में जाएगी, और हमें वोल्ट मीटर क्या दिखा देगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस युक्ति के अक्रॉस हमको वोल्टेज पता चल जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो वोल्ट अमीटर का प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0 या फिर 0। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है इंफिनिटी। बस यही याद रखना है, ऑब्जेक्टिव इसी में से बनेगा अगर बनेगा तो। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसे होता है 0 और क्यों होता है वो बात अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना कितना होता है ना, अमीटर का 0 होता है और वोल्ट मीटर का जो है वो अनंत होता है। तो याद रखिएगा इसको, कैसे भी याद कर लो, अमीटर का 0 और वोल्ट मीटर का अनंत। ये हो गए बात इसकी। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तब ही बताया था कि विद्युत धारा जो है वो 2 प्रकार के प्रभाव जो है वो प्रदर्शित कर रही होती है, 2 प्रकार के प्रभाव दिखा रही होती है। एक तो होता है उसका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और दूसरा होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये दोनों ही प्रभाव जो है वो अलग अलग हैं, और चुंबकीय प्रभाव ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ब्रॉड है, इसलिए उसको एक अलग चैप्टर में रख दिया गया है, जो कि आपका अगला चैप्टर है। अभी जो बात कर रहे हैं हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। अब जैसे पहले समझ लो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है क्या, फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर कि उसी के अंतर्गत जूल-तापन नियम आता है, तो वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, किसी चालक तार का आपको मालूम है, कोई चालक तार है, मान लीजिए मेरे पास कोई तार है, मान लीजिए ये कोई तार है, पेन की जगह मान लीजिए ये तार है कोई। इस चालक तार अगर इतना लंबा है तो इसका प्रतिरोध भी होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ना। प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, जब प्रवाहित की जाएगी तो इसका प्रतिरोध उसको बहने से रोकेगा कि नहीं, रोकेगा। तो फलस्वरूप जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही वो तार जो है वो गर्म होने लगेगा, वो तार क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। एक चीज आपने बहुत बार देखी होगी, जब हम किसी चार्जर को छूते हैं, चार्जर को गर्म महसूस करते हैं कि नहीं। यदि किसी तार की बात कर लें, यदि उस तार पे अगर हम ज्यादा मात्रा में, जैसे आप दिवाली पे अपन जो है वो सर्किट लगा रहे होते हैं, जब घर का डेकोरेशन कर रहे होते हैं, एक ही तार में हम ज्यादा सर्किट लगा देंगे तो वो तार पिघलने लगता है। मतलब क्या, किसी भी चालक तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो वो चालक तार का प्रतिरोध के कारण से वो चालक तार क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। वो चालक तार क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो वैज्ञानिकों ने इस गर्माहट का उपयोग जो है वो कई प्रकार की युक्तियां बनाने के लिए किया। जैसे उदाहरण के लिए विद्युत प्रेस जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी युक्तियां हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम कर रही होती हैं। उदाहरण के लिए आपका जो ऑरेंज वाला बल्ब आता है, जो ट्रेडिशनल बल्ब होते हैं अपने यहाँ, जो नॉर्मल बल्ब यूज किए जाते हैं, उसमें तार यूज किया जाता है, वो जो है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा उच्च होता है। उच्च होने के कारण से क्या हो जाता है, वो लाल होने लगता है, उसको गर्म, जैसे अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वो लाल होने लगता है उच्च प्रतिरोध के कारण से, और ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है।
वो बल्ब में भरी हुई गैस उत्पन्न हुई ऊष्मा को और अधिक बढ़ा देती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, बल्ब रोशनी देने लगता है ना। इसका और भी जगह यूज किया जाता है, उदाहरण के लिए गीजर, या फिर अपन की पानी गर्म करने की रॉड। पानी गर्म करने की रॉड विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का बहुत अच्छा उदाहरण है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। आप बता सकते हो कहाँ पर यूज किया जाता है इसके अलावा? मैंने आपको बता दिया, विद्युत प्रेस जो अपन इस्त्री करते हैं उसमें क्या हो रहा है, आप अगर उसको कभी ध्यान से देखेंगे तो नीचे जो प्लेट होती है अपनी विद्युत इस्त्री की नीचे वाली प्लेट होती है, वो प्लेट जो होती है मिश्र धातु की बनी हुई होती है। जब उस प्लेट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण से ही हम जो है वो उस प्रेस का यूज अपने कपड़ों को सलबटे दूर करने के लिए करने लगते हैं, है ना। पानी की जो रॉड होती है वो भी आपने देखी होगी। उस पानी की रॉड को जो है वो गर्म करने के लिए क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो धातु की बनी हुई होती है। उस पानी की रॉड को जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक चालक तार के होने के कारण से क्या होती है, वो गर्म होने लगती है और पानी जो है वो गर्म होने लगता है हमारा। क्या सच में वो जो रॉड होती है वो रॉड गर्म हो रही होती है क्या, कि उसके अंदर खाली रहती है क्या वो रॉड? उस रॉड के बारे में जानते हो क्या होता है उस रॉड के अंदर? चलो छोड़ो, रॉड तो अपन बात करेंगे उसके बारे में, रॉड के बारे में भी चर्चा करेंगे। मुझे ये बताओ इसके अलावा और कहाँ यूज होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव? किसी को पता है और कहाँ यूज होता है? मैंने बता दिया आपको, प्रेस में, गीजर में, या विद्युत जो पानी की रॉड होती है गर्म करने की उसमें, और इस्त्री में। ये 3 चीजें मैंने बता दी, और बल्ब में 4 चीजें बता दी। और कहाँ यूज होता है बताओ? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जहां पर हम गर्माहट का यूज कर रहे हो, विद्युत कोई चीज गर्म हो रही हो, अपन चालू करते हैं और कोई चीज गर्म हो रही हो, बताओ कहाँ पर हो रही होती है गर्म? अरे सोचो सोचो, हाँ, धातु की। अच्छा, आप लोग का माइक बंद करके रखा है, मैं बोल रहा हूँ, बोलो बोलो। अच्छा, एक आवाज आ रही थी इसके कारण से मैंने बंद कर दिया, तो मैं खोल रहा हूँ आपकी आवाज। हाँ, मैंने खोल दिया, आप बोल सकते हो। ये टीवी। टीवी में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यूज हो रहा है, गर्म होती है टीवी? हाँ भैया, भैया पीछे हो लाइट का जाती है। गेस। होती तो है, लेकिन अपन उसका यूज नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, वो अननेसेसरी में गर्म हो रही है, लेकिन हम उसका भैया लाइट का गेस। लाइट का वो गेस रहता है ना एक छोटा सा, मैंने देखा है, उसका नाम नहीं पता मुझे। लाइटर जैसे गैस जलाते हैं? नहीं वो नहीं, अरे वो भैया जो सिलेंडर में जलता वो है। ना एक गोल टाइप। हाँ 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 हाँ, भाई, सिलेंडर। वो तो उसमें तो अपन गैस यूज कर रहे होते हैं ना, विद्युत धारा कहाँ यूज कर रहे होते हैं? भैया चार्जर। नहीं ये वो चार्जर में अपन वो देखो, फिर से वही बात, देखो प्रेस में हम वो चीज गर्म हो रही है तो उसका यूज कर रहे हैं बाकायदा, काय के लिए, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए। पानी की रॉड गर्म हो रही है तो उसका यूज कर रहे हैं हम पानी को गर्म करने के लिए। गीजर में अगर गीजर गर्म हो रहा है तो उसका यूज कर रहे हैं हम पानी में गर्म करने के लिए। अब जैसे टीवी गर्म हो रही है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि वहां पर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह हो रहा है, लेकिन क्या हम टीवी से कपड़े प्रेस करते हैं या फिर वो गर्म हो रही है तो हमारे काम की है कोई चीज उसकी गर्म होने की? नहीं है वो काम की। जैसे अभी इसने चार्जर का बोला, बिल्कुल हो रहा है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वहां पर हो रहा है, लेकिन क्या वो गर्म होना हमारे लिए काम का है? चार्जर से हम प्रेस कर सकते हैं या कोई चीज गर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वो हमारे लिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, वहां पर हो रहा है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। इसके अलावा बताओ। भैया मैं वो हाँ, भैया वो खाना बनाने के बर्तन में उसका तो खाना यूज होता है ना, खाना खाना वो भी तो गर्म ही बनाने होता के है। बर्तन में? हाँ, कैसे, मतलब उदाहरण? आपने बोला ना, मतलब जिसमें विद्युत ऊष्मा हो। विद्युत धारा अपन प्रवाहित कर रहे हैं, प्लग लगाया हुआ हो, विद्युत धारा प्रवाहित करें और वो चीज गर्म हो रही हो, तो खाने लाइट वाला गैस। लाइट वाला गैस बोले तो इंडक्शन, है ना। बिल्कुल सही उदाहरण है। हाँ भैया, हाँ भैया, इंडक्शन गैस बिल्कुल इंडक्शन वही है। बोल रही थी। 100% बिल्कुल सही उदाहरण है। इंडक्शन जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम कर रहा होता है, बिल्कुल सही उदाहरण है। और दो, एक उदाहरण बहुत कॉमन है, ठंडी के दिनों में यूज करते हैं अपन लोग, और अभी तो, हीटर। हाँ, हीटर। हीटर देखा है सभी ने, बहुत सारे घरों में अभी भी होगा, है ना। हीटर में क्या करते हैं, हाँ भैया। कॉइल यूज करते हैं। वो कॉइल क्या होती है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा उस तार में से प्रवाहित होती है और वो तार क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है और हीट देने लगता है, ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है। उस ऊर्जा का यूज जो है वो हम खाना पकाने में, या फिर ठंडियों के दिनों में आग तपाने में, या फिर कुछ चीज को सेकने के लिए जो है वो कर रहे होते हैं। तो हीटर भी क्या है,
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक युक्ति है। तो अपने आजू बाजू बहुत सारी चीजें हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम कर रही होती है, और इससे भी ज्यादा युक्तियां हैं जो चुंबकीय प्रभाव पे काम कर रही होती हैं। वो अगले चैप्टर में देखेंगे। अभी के ये वाला जो है, अभी इस पे अपन रोकते हैं, और अगले सेशन के लिए एक बार फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि अभी का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग अपन, ताकि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से जुड़ा हुआ जूल का तापन नियम देख सकें।